वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज फिर से हम आपके सामने हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर जो आपके मैथमेटिक्स में बार बार पूछे जाते हैं। आज का जो क्लास है आपके मैथमेटिक्स पेडागोजी का एक प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं आज। और मैथमेटिक्स पेडागोजी के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उनको आज हम करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास की, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, या तो आप अपने फोन से इसको स्कैन कर लो जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाई कमलदीप सर टीचिंग वाला। और आफ्टर दैट यहाँ आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको टाइमली अवेलेबल करा दिए जाते हैं। चलिएगा सो आगे बढ़ते हैं। सीटेट प्रीमियम बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। प्रीमियम 2.0 स्टार्ट हो गया है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको ज्वाइन करके आप अपने बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ के साथ में सीटेट के डिफरेंट जो बैचेस हैं वो भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इनमें से जो भी इंटरेस्टेड है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा आगे मूव करते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने फोन में फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं एवरी संडे। ओके, चलिएगा नाउ आज के इस टॉप 30 क्वेश्चन के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे, ये टॉप 30 क्वेश्चंस आप सभी की हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में और मैथमेटिक्स में मैक्सिमम स्कोर को गेन करने में। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बिना देर करे हुए पहले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलूंगा। और ये जो प्रश्न है ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं सीटीईटी के एग्जाम में, और ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। पेडागोजी का क्लास है, दोनों पेपर वाले बच्चे देख सकते हैं, पेपर 1 वाले भी और पेपर 2 वाले भी, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी आपकी 70-80% लगभग सेम ही है, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखो, तो बोला गया था गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे वांछनीय विशेषता है गतिविधि की, यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें एक्टिविटी जो आप कंडक्ट कराते हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट या डिजायरेबल जो क्वालिटी है वो क्या है, ये पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प इसमें दिया गया था, इसे दृश्य, श्रवण और गतिज शिक्षार्थियों को उत्तेजित करना होता है। इसे बच्चों को एक साथ काम करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। छात्रों को परीक्षा का सामना करने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जब हम मैथमेटिक्स बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य कभी भी एक बच्चे को अच्छे मार्क्स लेकर आना और परीक्षा में बैठने योग्य बनाना, ये कभी नहीं होता है। तो तीसरा वाला जो विकल्प है, ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। आपका सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि बोला गया था कि इसे बच्चों को एक साथ काम करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, कि बच्चे साथ में मिलकर काम कर सकें और डिस्कशन कर सकें इसके बारे में, ये भी सही है। और इसे जो है आपका दृश्य, श्रवण और गतिज शिक्षार्थियों को उत्तेजित यानी स्टिमुलेट करना चाहिए। तो दोनों के दोनों सही हैं। इट शुड स्टिमुलेट द विजुअल एंड ऑडिटरी ऑफ द काइनेस्टिक लर्नर्स। तो ऐसे लर्नर्स हैं जो काइनेस्टिक लर्नर्स हैं, उनके विजुअल और आपके जो ऑडिटरी स्किल्स हैं उनको वो स्टिमुलेट करे। साथ के साथ में आपका इट शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क एंड डिस्कस टुगेदर, आपस में वो डिस्कस करें चीजों को। तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है इसमें, बाकी सारे विकल्प हो जाते हैं गलत। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सभी अपनी नोटबुक में साथ साथ ये भी लिखते जाइए कितने प्रश्न आपने सही करे। एक क्विक रिवीजन, एक क्विक प्रैक्टिस आज के सेशन में आपकी होने वाली है। अब चलिएगा पहले प्रश्न के बाद थोड़ा सा स्पीड को इंप्रूव करते हैं, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन का चैप्टर मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया था और अलग अलग टाइप के जो मूल्यांकन है उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। तो पहला है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन एक मानदंड के विरुद्ध
छात्रों की महारत सीखने का एक मूल्यांकन करना है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित मूल्यांकन हमें बताता है एक छात्र अपने प्रदर्शन में अन्य छात्रों की तुलना में कहां पर खड़ा हुआ है। या मानक संदर्भित मूल्यांकन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। तो आइए इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। पहला बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द असेसमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। अब ध्यान से समझना। पहला था क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट is of the evaluate the mastery learning of the student against a criteria। मतलब एक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप जो है क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट कराते हो, जो बच्चे की जो मास्टरी स्किल्स है, मास्टरी लर्निंग है, उसको वो मीजर करता है। ठीक है, एकदम सही बात यहां पे लिखी हुई है। मैं इन दोनों नोम रेफरेंस टेस्ट और आपके क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बारे में एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, दोनों होते क्या हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआरटी भी बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को, और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट को शॉर्ट में सीआरटी भी बोलते हैं। आप समझिएगा, स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, जैसे आपका सीटीटी का टेस्ट है, इट इज ऑल्सो एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पर भी आपका ये एनआरटी में आएगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आ जाएगा। टीचर मेड सर्वे टेस्ट हो गए आपके, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज हो गई आपकी। A learner rank 5th in a classroom of the group of 40। 40 लोगों की क्लास में या 40 बच्चों की क्लास में एक बच्चा 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम एक बच्चे की जो कंपैरिजन करते हैं वो उसके ग्रुप्स के एक रेस्पेक्ट में वहां पे करते हैं। ठीक है, ये रहा कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर द इंडिविजुअल रिजल्ट टू द रिजल्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्लास के जो अन्य बच्चे हैं उनके साथ में एक बच्चे के रिजल्ट को कंपेयर करता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कि पूरी क्लास के रेस्पेक्ट में या बाकी बच्चों के रेस्पेक्ट में एक बच्चा कहां पे आपका लाई करता है। ठीक है, दूसरी चीज है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में आपका एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट आता है, कि आप किसी भी यूनिट के एंड में जो टेस्ट करा रहे हैं, आपका पास और फेल टर्म एग्जामिनेशन होते हैं आपके, जिसमें लास्ट में हम ये देखते हैं कि बच्चा पास है कि फेल है। तो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, इस क्राइटेरिया को आप लोग पास कर रहे हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। यानी कि अ लर्नर मल्टीप्लाई 3 डिजिट होल नंबर करेक्टली एंड एक्यूरेटली। तो एक जो बच्चा है वो 3 डिजिट के नंबर को वो आपका मल्टीप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एक्यूरेटली, ये इसमें हम चेक कर रहे हैं। ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि वो कर पा रहा है तो वो ओके, नहीं कर पा रहा तो नॉट ओके। सीआरटी यानी क्राइटेरिया रेफरेंसेस कंपेयर रिजल्ट टू द प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया नॉट कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में एक बच्चे के रिजल्ट को अन्य बच्चों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, इसमें एक पहले से एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं कि बच्चे ने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया कि नहीं किया है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है यहाँ पे। अब इसमें देखिएगा, पहला वाला सही हो गया, एक क्राइटेरिया के रेफरेंस में आपका जो है ये मास्टरी लर्निंग में जो है इवेल्युएट करता है बच्चे को। दूसरा है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड द रेमेडियल टीचिंग। आप समझिए, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्यों होता है कि एक ऑब्जेक्टिव या एक आपने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है, बच्चे ने वो कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, उसका रीजन जानते हैं, और उसको हम डायग्नोस्टिक और आपके जो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं, रेमेडियल टीचिंग होती है, वो बच्चे को कराते हैं। ठीक है, नीचे है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस द स्टूडेंट्स स्टैंड कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट इन द परफॉर्मेंस। अन्य बच्चों के कंपैरिजन में एक बच्चा कहां पे खड़ा हुआ है, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बताता है। सही बात है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल, ये गलत लिखा हुआ है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम एक बच्चे को डायग्नोस और उसमें उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसमें आपका गलत हो जाता है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर हिंदी में। बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन पेपर में पूछे गए हैं सारे के सारे। देखो, अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास। तो एक भैया मैथमेटिक्स के टीचर ने क्लास के अंदर एक समस्या को रखा कि भाई इन अ क्लास 1 द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉय। तो भैया क्लास 1 में गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो क्या है,
तो भाई क्लास 1 में गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो बच्चे ने बताया कि 4:3 है, ठीक है। साथ के साथ में इन क्लास 2 द रेशियो इज 8:6, दूसरी क्लास में जो रेशियो है वो 8:6 है, ठीक है। तो सपोज ईच क्लास हैज 28 स्टूडेंट, की दोनों क्लास में बच्चों की संख्या समान है, 28 है। स्टूडेंट आर रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द टू स्टूडेंट्स, तो क्या है आपके रेस्पॉन्सेज जो दिए गए बच्चे के द्वारा, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में एक बार इसको देख लेते हैं। तो भाई ये दिया गया था कि मान लीजिए प्रत्येक कक्षा में 28 छात्र हैं, तो क्या ये अनुपात समतुल्य है, आर दे इक्विवेलेंट। उसे दो छात्रों से निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं मिली हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना था। तो पढ़िए एक बार जरा ध्यान से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों छात्रों को पूर्ण अंक देने चाहिए, क्योंकि दोनों विधियां अलग अलग हैं लेकिन समस्या को हल करने के लिए सही हैं। यानी कि बच्चे ने आंसर तो निकाला दोनों में अलग अलग, दोनों विधियां सही तरीके से आंसर निकाला है, लेकिन उसमें क्या है, दोनों विधियां अलग हैं, समस्या को हल करने के लिए सही है। मतलब एक समस्या को अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है, इसका यह एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसका मतलब पहला वाला विकल्प इसमें सही हो जाता है कि उसे बच्चे को पूरे पूरे नंबर देना चाहिए, क्योंकि चाहे तो वो 4/3 लिख रहा है, या फिर वो आपका दूसरे तरीके से उसने 8/6 के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दोनों मतलब सेम ही होता है, तो उसको बराबर नंबर मिल जाने चाहिए दोनों को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। अब बाकी ऑप्शन देख लो, दोनों छात्रों को पूर्ण अंक दे और छात्र एक को लिखित परीक्षा में इस पद्धति का उपयोग ना करने की सलाह दे, क्योंकि गलत तो उसने कुछ करा नहीं है, तो लिखित पद्धति में भी यूज कर सकता है वो, है ना। तो ना करने की सलाह देना कोई सही नहीं है। छात्र एक को शून्य अंक दे दे, ये भी गलत हो गया। दोनों छात्रों को पूर्ण अंक दे, लेकिन छात्र एक को भविष्य में उपयोग के लिए छात्र दो के साथ औपचारिक रणनीति पर चर्चा करने के लिए कह दे, तो ये गलत हो जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है कि दोनों सही है आपके, तो पहला वाला ही सही हो जाता है इसमें। तो ये इसके कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, इसमें सोच के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार जरा। गणित शिक्षण के साथ प्रौद्योगिकी का एकीकरण सीखने को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह है क्योंकि, यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी को, ठीक है, कंबाइन कर देते हैं गणित के शिक्षण के साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद मैथमेटिक्स टीचिंग, लर्निंग इज फेस्ड विद मैनी चैलेंजेस, तो हमें कई सारे चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो भैया दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है। पहला क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिट द मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन एबिलिटी, गलत हो गया। टेक्नोलॉजी कभी भी आपकी सोचने की क्षमता को कम नहीं करती है, ठीक है। दूसरी चीज, यूज ऑफ कैलकुलेटर्स लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटेशनल स्किल इन द स्टूडेंट, ये भी गलत हो गया। इट इंटरफेयर्स विद द रोल ऑफ ए टीचर, गलत। मैथमेटिक्स करिकुलम नीड टू बी रीडिजाइंड इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। देखो चैलेंजेस का सामना इसलिए करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ में कि हमारा जो करिकुलम है और टेक्नोलॉजी है वो आपस में कहीं ना कहीं मिसमैच होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने करिकुलम को रीडिजाइन करें और ऐसा बनाएं कि टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके उसका बेस्ट यूज कर सकें, तो वो बेस्ट पॉसिबल होगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट सूटेड हो जाता है, कि इसलिए हमें जो है सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पढ़िएगा जरा। हाल ही की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में हमें गणितीय समस्याओं पर बच्चों के संवाद के विभिन्न प्रसंग मिलते हैं, तो ऐसे उपाख्यानों का इसमें जोड़ा गया है, बताइए। तो भाई जैसे कि संवाद का मतलब है कि एनसीईआरटी के अंदर आप अगर पढ़ी है आप लोगों ने, तो दो बच्चों का उसमें डिस्कशन दिखा देंगे, यार इस पेड़ पे 3 आम लगे हैं, अगर 2 आम गिर जाएंगे तो क्या होगा, या एक आम मैं खा लूंगा तो क्या होगा। तो इस तरीके के जो संवाद हैं दो लोगों के बीच में वो दिए गए हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है ताकि आपका जो है रियल लाइफ से रिलेट किया जा सके मैथमेटिक्स को, क्योंकि एनसीएफ रेकमेंड करता है कि एक बच्चे के जीवन से अनुभव करके आपको उसको गणित पढ़ाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से लैंगिक समानता का प्रतिनिधित्व करना, हास्य को लाना, अध्याय को रोचक बनाना, या गणित को प्रासंगिक और बच्चे के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना। तो डी वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट सूटेड यहां पे हो जाता है आपका। चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से, ये देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, स्कूल मैथमेटिक्स शुड टेक प्लेस इन द सिचुएशन वेयर, तो स्कूली जो गणित होता है वो एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर, यहां पर देखिएगा, वो ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो, सही बात है।
बच्चे गणित में संबंधों और संरचनाओं को समझने के लिए अमूर्तता का प्रयोग करें। अब्स्ट्रैक्शन को बच्चे समझें, क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं गणित में आपस में, एक दूसरे प्रॉपर्टी के बीच में, आकृतियों के बीच में, या अलग अलग कंसेप्ट के बीच में। बच्चे महत्वपूर्ण एल्गोरिदम को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं एल्गोरिदम, गलत हो गया। सही उत्तर पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करते हैं, यह भी गलत हो गया। तो एनसीईआरटी या राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में बच्चे आनंद लेके और जीवन के अनुभव के साथ सीखें, साथ के साथ अमूर्तता का प्रयोग करके उसको वो संबंधों को सीखे गणित के अंदर। तो ये पहला और दूसरा सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में एक बार देख लेंगे, फिर इसको हिंदी में हम बताते हैं। इन मिडिल स्कूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज is most appropriate for introducing the topic of area and perimeter of the 2D shapes। तो आप एरिया यानी क्षेत्रफल और परिमाप के अध्याय को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, मिडिल स्कूल में, तो सबसे उपयुक्त इसके लिए रणनीति क्या होगी यह आपको बताना है। पहला है ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न 2D आकृतियों और क्षेत्रफल परिधि के सूत्र लिख दें, तो इससे बच्चे को सीखने का मौका नहीं मिलेगा। देखो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मतलब पहली बार बच्चे को बता रहे हो एरिया पेरीमीटर के बारे में, अब सूत्र लिख दोगे डायरेक्टली तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा उसको। दूसरा है एक ग्राफ पेपर पर कुछ नियमित 2D आकृतियां बनाएं और छात्रों से क्रमशः सीमा के साथ, मतलब कि जो परिमाप है उसका, इकाइयों की संख्या और परिधि क्षेत्रफल के लिए वर्ग इकाइयों की संख्या गिनने के लिए कहें। मतलब आपने बच्चे को एक ग्राफ पेपर दे दिया इस तरीके से। अब ग्राफ पेपर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा वाला, तो ये कुछ ग्राफ पेपर होता है। तो आप बच्चे के लिए परिमाप के लिए क्या बोलें कि भाई जितने ये ऐसे साइड में ये बनते आ रहे हैं बॉक्सेस, इनको गिन लो, तो इतने भी ये आपके पास बनते आ रहे हैं इनको गिन लो, कितना है वो इसका परिमाप है, और अंदर की तरफ जितने ये वर्ग बने हैं इनको गिन लोगे तो ये इसका क्षेत्रफल है। तो इसके इस तरीके से बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो ये अच्छा तरीका हो सकता है। तो अभी तक सेकंड वाला सही है, बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में। कक्षा में विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और परिधि के सूत्रों का चार्ट लेके आए, ये गलत हो गया। किसी दी गई आकृति के क्षेत्रफल और परिधि की औपचारिक परिभाषा के साथ कक्षा में शुरू करें, ये भी गलत हो गया। कि आप कक्षा में आओगे और सीधा बोलोगे कि भैया आयत क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देने लग जाओगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। यहाँ पे रियल लाइफ यूज हो रही है, यहाँ पे एक एक्टिविटी यूज हो रही है, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न पढ़िए एक बार जरा ध्यान से और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखो बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द एक्सियम्स इन द मैथमेटिक्स। तो एक्सियम्स जो होते हैं स्वयं सिद्ध जो होते हैं, ठीक है, स्वयं सिद्ध क्या होते हैं गणित के अंदर, इसके बारे में बात हो रही है। तो पहला है स्वयं सिद्ध पूर्व सर्ग हैं जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो स्वयं सिद्ध क्या होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसमें आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इनको हम प्रूफ मान लेते हैं ऑन द सर्टेन बेसिस। ठीक है, तो पहला वाला इसमें क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्वयं सिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय समस्याओं को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है कि आप एक्सियम का प्रयोग कर सकते हो दूसरी प्रॉब्लम्स का सोल्व करने के लिए। ठीक है, और इनको बिना प्रूफ के सत्य मान लिया जाता है। तो इसमें बी वाला सही है केवल, बाकी आपके गलत हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़िए जरा इसको एक बार। हाल ही में शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए स्कूलों और शिक्षकों को नैदानिक डेटा और विकासात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल शुरू किया गया है। तो यह सफल का जो अर्थ है वो क्या है, यह आपको बताना है। चलिए बताइए, तो फुल फॉर्म ऑफ द सफल क्या है। पहला है समेटिव असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, समेटिव एंड द फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर एडवांस लर्निंग, या स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर द एनालाइजिंग लर्निंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखने के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन, डी, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है सफल का। चलिएगा नेक्स्ट, श्री जॉन ने अपनी कक्षा में एक प्रश्न पूछा कि 3/14 और 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं खोजें। तो इसका ये किस चीज का उदाहरण है आपका, बताइए फटाफट से। तो 3/14 और 1/2 के बीच में कोई भी 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। आप लोग जानते हैं कि नहीं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स होते हैं।
तो अनंत ऑप्शंस हमारे पास में, अनंत में से कोई भी 4 लिखनी है आपको, तो ये कैसा हो गया, ओपन एंडेड। तो जब हमारे पास किसी प्रश्न का उत्तर करने के लिए इनफाइनाइट ऑप्शंस हो तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब अगले प्रश्न की तरफ आपको हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। पहले इसको एक बार इंग्लिश में आप लोग देखेंगे, फिर मैं इसको हिंदी में आपको दिखाता हूं एक बार। टू प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अ मैथमेटिक्स टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल टू द स्टूडेंट। तो भैया एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी त्रिभुज की, उसके लिए अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों को टीचर ने बच्चे को दे दिया। ठीक है, उसके बाद में त्रिभुजों के कोणों को मापने के लिए कहा। शिक्षक ने एक छात्र से निम्नलिखित तरीके से चार्ट पेपर पर डेटा को समेकित करने के लिए कहा कि एंगल 1 कितना है, एंगल 2 कितना है, एंगल 3 कितना है और तीनों का योग कितना है। तो वो क्या कर रहा था इस जगह पे, देखो मैं आपको बता देता हूं कि जब बच्चे को पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स या ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहते हैं, तो बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिया गया, फिर उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया कि भाई अवलोकन करो आप लोग कि क्या चल रहा है इसमें, तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है, और बाद में बच्चे वहां से कंक्लूजन निकाल लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष बाद में निकालते हैं, पहले बच्चे को उदाहरण एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है आगमन विधि का, इंडक्टिव मेथड का। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। डी वाले ऑप्शन में इसमें इंडक्टिव मेथड आपको दिया गया है, तो इंडक्टिव मेथड इसका आंसर निकल के आ जाता है कि आगमन विधि में ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव मेथड। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। एक बार इंग्लिश में देखेंगे इसको, फिर हिंदी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ो फटाफट से, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। देखो, असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड फोकस ऑन, यानी कि गणित के अंदर जो हम असेसमेंट करते हैं वो किस चीज पर फोकस होना चाहिए। मेमोराइजिंग द फॉर्मल एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए औपचारिक एल्गोरिदम को याद करना, पहला वाला गलत हो गया। गणितीय संचार, तर्क और समस्या समाधान सहित कौशल, इंग्लिश में देख लो, यानी कि स्किल इंक्लूडिंग द मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये असेसमेंट में आपका होना चाहिए आपका। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी कि गणितीय संचार होना चाहिए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। केवल कागज और पेंसिल कार्यों का उपयोग करके कंप्यूटेशनल कौशल, बच्चे की गणित की समझ का पता लगाना, ये आपका हो गया। तो इसमें सेकंड वाला और फोर्थ वाला सही है, यानी कि सेकंड और फोर्थ कहां पे है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है 52वें का, ठीक है, सॉरी 12वें का। तो ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड फोर्थ आर द राइट वन, बाकी सारे गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखिए, एक बार इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में दिखाता हूं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट आर ऑफन यूज्ड इन इंट्रोड्यूसिंग द क्लासेस ऑन द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द सेम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि आप जब कभी बच्चे को आप मापन वाला अध्याय पढ़ाते हो तो आप उसमें सबसे पहले गैर मानक इकाइयां, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के साथ शुरुआत करते हो। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या होता है। पहला, कई लोग अभी भी माप की गैर मानक इकाइयों का उपयोग करते हैं, गलत। गैर मानक इकाइयां एक मानक इकाइयों की आवश्यकता के लिए एक अच्छा तर्क प्रदान करती हैं। उबाऊ गणित कक्षा में कुछ मजा जोड़ने के अलावा उनकी कोई अन्य प्रासंगिकता नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, माप सिखाने से पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ ठोस अनुभव प्रदान करने की एकमात्र तरीका और आपकी गैर इकाइयों का उपयोग है आपका, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। यानी कि जो मानक इकाइयां हैं उन मानक इकाइयों का प्रयोग क्या है, उनकी महत्ता क्या है, ये सिखाने के लिए पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट पेश की जाती है। जैसे लंबाई मापना है तो लंबाई मापने के लिए आप ऐसे यूज कर लेते हो, ऐसे ऐसे इस तरीके से लंबाई मापते हो, फिर बच्चे को आप एक स्टैंडर्ड यूनिट से माप के सिखाते हो, तो बच्चा सोचेगा कि इससे तो एग्जैक्ट डेटा आ गया, ऐसे एग्जैक्ट डेटा नहीं आया। तो बच्चा क्या समझेगा कि कौन ज्यादा बढ़िया है, जिससे एग्जैक्ट डेटा आ गया। तो ये मानक इकाइयों के महत्व को समझ जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर इसको हिंदी में देखेंगे। इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम अ टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ टेस्ट कि राइट अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम दैट हैज एन आंसर दैट फॉल्स बिटवीन द आंसर ऑफ दीज प्रॉब्लम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग द अबव क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार।
गणित की कक्षा में एक शिक्षक एक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछा। एक गुणन समस्या लिखो, एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम लिखो जिनका उत्तर इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बीच में आए जिसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रश्न का परीक्षण करने में शामिल करने के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पढ़िए जरा इसको। गुणन समस्या को हल करने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का परीक्षण करना, कि भाई जो प्रोसीजरल नॉलेज है उसकी मल्टीप्लिकेशन करने की, क्या वो पता करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? गलत। दूसरा, गुणन सारणी के ज्ञान का परीक्षण करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इसका गुणन परीक्षण करने के लिए ऐसा हो रहा है। छात्रों को समस्या को हल करने में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया की वैचारिक समझ प्रदर्शित करने की अनुमति देना, यानी कि जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, टू अलाउ द स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस यूज इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम बच्चे को हम दे रहे हैं कि बच्चे के जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो समझने के लिए, क्या बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए हम बच्चे को इस प्रकार की समस्या दे रहे हैं। तो सी वाला जो विकल्प है ये इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आ जाओ फटाफट से। देखिएगा, बच्चे विभिन्न अनुभवों के साथ में स्कूल के अंदर आते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, जब बच्चे अलग अलग ज्ञान लेके या फिर जो नॉलेज उन्हें अपने घर से मिली है, सोसाइटी से मिली है, वो लेकर वो कॉलेज में आते हैं, तो एक टीचर को बच्चों के उन ज्ञान का प्रयोग गणित के प्रति उनकी समझ को विकसित करने में करना चाहिए। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। बच्चों के गणित के अनुभवनात्मक अनौपचारिक ज्ञान और स्कूली गणित के बीच संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए, कि भाई स्कूली गणित जो है और बच्चे के अनुभव से जो बच्चे ने गणित सीखा है उसका आपस में संबंध करके स्कूली गणित के साथ में उसको सिखाना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प ही इसमें आपका सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। सुश्री मुमताज अपने छात्रों को उनकी गणितीय क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए समूह कार्य या एक्टिविटी के दौरान अवलोकन की तकनीक का उपयोग कर रही है, मतलब ऑब्जर्वेशन की तकनीक का प्रयोग कर रही है। तो सुश्री मुमताज द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीति किसका उदाहरण है? देखो, अगर हम बात करते हैं ना ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन अनौपचारिक इवैल्यूएशन में आता है, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन में, और ये फॉर्मेटिव का पार्ट होता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ऐसा कर रही है ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिएगा अगले प्रश्न को एक बार पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर मैं हिंदी में दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट इन एडुकेट टीचर प्रिपरेशन एट द अपर प्राइमरी स्टेज? ठीक है, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर अपर्याप्त शिक्षक तैयारी को दर्शाता है, यानी कि एक शिक्षक की जो अपर्याप्त तैयारी है उसको रिप्रेजेंट करता है? पहला, छात्रों को गणित के भीतर या विषय क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करने में असमर्थता, कि अगर कोई टीचर जो है बच्चों को गणित और उसके बीच में संबंधों को समझने में समझाने में असमर्थ है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये उसको पर्याप्त नॉलेज अपने विषय की नहीं है। तो सेकंड वाला जो इसका स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं पहले वाले पे। छात्रों की औपचारिक गणित की बाहरी दुनिया से जोड़ने में असमर्थता, कि जो आपका फॉर्मल मैथमेटिक्स है उसको वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके नहीं बता पाता, तो इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है। तो पहला वाला एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, पहला वाला एकदम सही है। दूसरा, एक सेकेंड, अपर्याप्त तैयारी को दिखाता है, ये पूछा गया था आपसे, कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर अपर्याप्त शिक्षक तैयारी? ठीक है, मतलब शिक्षक के पास जो नॉलेज है वो अपर्याप्त है। हाँ, तो पहले दोनों सही है ना, ये पहला दोनों सही है। छात्रों को गणित के भीतर या विषय क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करने में असमर्थ था, कि बच्चा जो है, मतलब जो टीचर है वो बच्चे को जो है आपके गणित के अंदर जो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि मैथ कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है या रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है, तो बच्चे को कनेक्शन बना के नहीं बता पाता टीचर। ठीक है, तो ये दोनों सही है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन ही वही पूछा गया है आपसे कि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, कि शिक्षक को पूर्ण ज्ञान नहीं है अपने विषय का, जिस वजह से वो ये दोनों चीजें वो क्या करता है क्लास में शो करता है।
तो अगला है गणित पाठ्यक्रम लंबा और आकार में अधिक धुरीदार हो गया है, ये तो रीजन ही नहीं है। गणित शिक्षक छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने में असमर्थ है, गलत। देखो हम कभी भी बच्चे को किसी एग्जाम में बैठने के लिए गणित नहीं पढ़ाते हैं, तो टीचर की असमर्थता, अब उसके पर्याप्त जानकारी इस विषय को लेके वो क्या चीज दर्शा रही है, पहले दो ऑप्शन कि वो एक तो रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहा और गणित के अंदर वो अन्य विषयों का कनेक्शन नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो जाएंगे, तो कौन सा वाला है, पहला और दूसरा इसमें तीसरे विकल्प में, तो तीसरा वाला सही हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में देखिए पहले, फिर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंटेक्चुअल क्वेश्चन इन डेटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के अंदर कंटेक्चुअल क्वेश्चन क्या है आपका, संदर्भ आधारित क्वेश्चन कौन सा है। पहला देखेगा प्रासंगिक प्रश्न कौन सा है डेटा प्रबंधन का, डाटा हैंडलिंग का, तो बताइए फटाफट से। पहला है स्कोर 79, 76, 73, 74, 75 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें डाटा हैंडलिंग कहीं दिख रहा है आपको। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो देखिएगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना, तो दोनों के दोनों में ना तो डेटा रिप्रेजेंटेशन है ना ही डेटा कलेक्शन है, तो डेटा का कलेक्शन कहां पे हो रहा है, संग्रहण कहां पे हो रहा है, इस वाले में। 3 बच्चों के लिए 100 मीटर दौड़ के 3 परीक्षणों में लिए गए समय के परिणामों को देखते हुए खेल दिवस के लिए किसे चुना जाना चाहिए। देखो ये डेटा का कलेक्शन किया इन्होंने और डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो ये डेटा हैंडलिंग को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। अब ये देखो पंक्ति ए और पंक्ति बी में दिए गए डाटा का औसत ज्ञात करना है, सिंपल। तो ये आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। ये डेटा गिवन है और गिवन डेटा से एवरेज निकालना है। यहां डेटा कलेक्शन हुआ पहले, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन गणित में ओपन एंडेड कार्यों के उपयोग का सर्वोत्तम उचित ठहराता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे को इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, या एक प्रश्न के उत्तर पर पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। तो ये चीजें बच्चे को पता लगती हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है, ठीक है। तो ओपन एंडेड प्रश्नों को हल करने में समय लगता है, इसीलिए इसे होमवर्क के रूप में दिया जाना चाहिए, गलत हो गया। किसी समस्या को हल करने के लिए वैचारिक समझ और कई तरीकों को बढ़ावा देना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि बच्चे की जो वैचारिक समझ है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा देना, और एक प्रश्न को कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है, इस चीज को बढ़ावा देना। छात्रों को एल्गोरिदम याद करने के लिए कहना, गलत, और ये भी गलत, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें आपका। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। देखिएगा एक मिडिल स्कूल गणित शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार के कोणों का एक सेट लाता है। वह छात्रा से कोणों की माप के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के लिए कहती है। उपरोक्त संदर्भ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा, बताइए, बताओ फटाफट से भाई। तो क्या किया उसने, अब मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स की जो टीचर थी उसने क्या किया, सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल क्लास में लेके आई। सी आस्क्ड द स्टूडेंट टू क्लासिफाई देम इनटू द बेसिस ऑफ द मेजर ऑफ एंगल। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के एंगल लेके आई और उनको कोणों के प्रकार से छांटने के लिए बोल दिया। तो ये क्या कर रही थी, अवधारणा को विकसित कर रही थी बच्चे के अंदर, है ना, अच्छे तरीके से। तो गणित की एक अमूर्त विषय है, इसीलिए सामग्री का कक्षा में कोई स्थान नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि आप जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा अपने टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो गणित में, तो ये गलत हो गया। कक्षा में हेर फेर का उपयोग करने से गलत फहमियां पैदा होती हैं, ये भी गलत हो गया। यानी कि आप अगर मैनिपुलेटिव टूल यूज कर रहे हो तो इससे कंसेप्ट की स्ट्रेंथन मिलती है, कंसेप्ट को स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब कि बच्चे के अंदर जो वैचारिक समझ है वो अच्छे से विकसित होती है। शिक्षक गतिविधि में बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत हो गया, डी वाला सही हो जाएगा। हेर फेर का उपयोग गणितीय अवधारणा को मजबूत करने में मदद करता है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट सूटेड हो जाता है। चलिएगा तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज कुछ बेहतरीन प्रश्न पेडागोजी के हमने डिस्कस किए जो एग्जाम में पूछे गए थे, जो बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन कर लेना या सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय कमलदीप सर टीचिंग वाला, ठीक है। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं, आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आपको आज का क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू एंड धन्यवाद।